एवरीबॉडी, दिस इज अरित आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे। आज उसका वीडियो नंबर 18 है और आज हम लोग देखने वाले हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। दैट मीन्स अगर ढेर सारे रेसिस्टर्स अगर पैरेलल फॉर्म में जुड़े हुए हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है या उसको हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो इसको थ्योरी समझने से पहले सबसे पहले हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, इस कंडक्टिंग वायर के इस जंक्शन से हमने क्या किया, 3 वायर और जोड़ करके निकालिए जिसको कंडक्टिंग वायर कह सकते हैं। अब क्या किया कि यहाँ पे इसके रास्ते में एक छोटा सा स्विच जोड़ दिया, सिमिलर फेज यहाँ पर भी एक स्विच लगा दिया और इस रास्ते में भी एक स्विच लगा दिया। फिर क्या किया, इस वायर में यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, इस जगह पे हमने क्या किया, एक फैन जोड़ दिया और फिर क्या किया, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट जोड़ दिया। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग पीछे वाले में भी किए थे और इसके दूसरे एंड को सबको एक जगह पे जोड़ दिया और इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। देखिए उसके इस एंड पर हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक, अब क्या है कि करंट की सप्लाई इस रास्ते में है, अगर सारे स्विच ऑफ है तो किसी तरह का कोई करंट की सप्लाई नहीं होगी। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग इसको ऑन करेंगे तो मेरी करंट की सप्लाई इस फैन के रास्ते होकर गुजर जाएगी। जैसे ही हम लोग इसको ऑन करेंगे ये ट्यूबलाइट वाले कॉम्बिनेशन से कनेक्शन से होकर के करंट की सप्लाई हो जाएगी। जैसे ही इसको ऑन करेंगे ये हमारा बल्ब के रास्ते से होकर गुजर जाएगा। अगर तीनों स्विच ऑन है तो बल्ब फैन ट्यूब तीनों जलेगा, अगर तीनों ऑफ है तो कोई नहीं चलेगा, सिर्फ फैन का ऑन है तो सिर्फ फैन चलेगा। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्योंकि हमको देखना है इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है। तो चलो मान लेते हैं ये हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहां से हम लोग करंट की सप्लाई दिए। इस चीज को हम लोग ऐसे समझते हैं कि रेसिस्टेंस इसका हम लोग ले लिया R1, ये ले लिया R2 और ये ले लिया मेरा R3। यहां से अगर जा रहे हैं तो करंट यहाँ पे बीच रास्ते में हमने क्या किया, एक एमीटर लगा दिया। चलो यहाँ पे एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या बताएगा, इंटेंसिटी ऑफ करंट कितना होता है ये शो करेगा। तो रेसिस्टेंस के अनुसार से करंट की सप्लाई होगी। चलो मान लेते हैं ये मेरा I1 है, यहाँ मेरा दूसरा करंट I2 है, ये मेरा तीसरा करंट कौन है, I3 है। यहाँ से जब करंट की सप्लाई निकलेगी फाइनली वही मेरा I होगा। I1, I2, I3 फाइनली किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, I के बराबर। यहाँ भी I करंट आया। ये जो कॉम्बिनेशन है आपको अब समझ में आ गया होगा ये कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, यहाँ पे चलो एक पॉइंट A ले लिया, यहाँ पे पॉइंट D ले लिया। जस्ट इसी को हम लोग फिर से दोहराते हैं। यहाँ पे हमने एमीटर ले लिया, ये दिख रहा है आपको। करंट की सप्लाई के लिए हमने क्या किया कि A और D के बीच में एक बड़ा सा हमने एक फ्रिज जोड़ दिया। ठीक है, ये फ्रिज जोड़ दिया और ये कनेक्शन की सप्लाई दे दिया। यहाँ पे पॉइंट A है, इस पॉइंट को हमने क्या बोला, D है और इस जगह से हमने एक वोल्ट मीटर को जोड़ दिया। अब एक बात बोलते हैं, यहाँ पॉइंट A और पॉइंट D के बीच में इंटेंसिटी ऑफ करंट अगर I है, दैट मीन्स चलो मान लेते हैं ये हमारा 5 एम्पियर है और यहाँ भी मेरा इंटेंसिटी ऑफ करंट अगर I हम लोग कितना माने, ये मेरा 5 एम्पियर है। दैट मीन्स दोनों में इंटेंसिटी ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो क्वांटिटी अगर दोनों में बराबर है तो हम लोग बोलेंगे ये फ्रिज अकेला बल्ब, फैन और ट्यूब के इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स रेसिस्टेंस ऑफ जो फ्रिज है दैट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू ये मेरा बल्ब, फैन और ट्यूब के बराबर है। और इसी चीज को हम लोग अब थ्योरेटिकली देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको देखने के लिए सबसे पहले इसी फेज को हम लोग ले लेते हैं। ये मेरा रेसिस्टेंस R1 है, ये मेरा R2 है और ये मेरा R3 है। ये प्रैक्टिकली समझने के लिए था।
यहाँ से मेरा करंट की सप्लाई I1 है, यहाँ से I2 है और यहाँ से मेरा I3 है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या जोड़ दिया, एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। ये पॉइंट हमने क्या लिया था, A और D। ठीक है, यहाँ पे एक बीच रास्ते से एमीटर कनेक्ट किया है, ये मेरा स्विच है और इस जगह पे हमने क्या किया, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो ये बैटरी है, स्विच ऑन किया, करंट की सप्लाई हुई। यहाँ से आने के बाद ये मेरा I करंट तीन हिस्से में बट गया, I1, I2 और I3। फिर यहाँ से रिकम्बाइन हुआ और फिर से यहाँ करंट की सप्लाई I हो गई। तो इस केस में हम लोग देखेंगे यूजिंग ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर होता है। तो यह हम लोग ऐसा लिख सकते हैं I इक्वल टू वी बाई आर। अब देखिए ये मेरा रेसिस्टेंस R1, ये R2 और ये R3 हम लोग एज्यूम कर लिए थे। ठीक है, तो इस केस में आप हमको बता सकते हैं I1 इक्वल टू V इंटू 1/R के लिए 1/R1 लिखा, ये मेरा इक्वेशन 1 है। फिर हम लोग देखेंगे I2 दिस इक्वल टू V इंटू 1/R2 हम लोग लिख सकते हैं, ये दूसरा है। और I3 दिस इक्वल टू V इंटू 1/R3 लिख सकते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटेंसिटी ऑफ करंट नहीं बदलता है। यहाँ पे I1 का कॉम्बिनेशन लिए तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2 और I3 इक्वल टू V बाई R3। इसको अलग करके लिखा गया है, तो लिखेंगे हम लोग ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो देखिए तीनों को ऐड करते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो हो जाएगा मेरा I1 प्लस I2 प्लस I3 दिस इक्वल टू, यहाँ से सब में से V कॉमन ले लिया। अब मेरे पास क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ठीक है, तो I1, I2, I3 तीनों को अगर हम लोग ऐड करें तो I1, I2, I3 तीनों को ऐड करें तो फाइनली क्या है मेरा I। तो I इक्वल टू मेरा हो गया V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और ये मेरा एक इक्वेशन तैयार है। ये इक्वेशन को हम लोग चलो मान लेते हैं 4। हम लोग को क्या करना है, और अगर अभी पॉइंट A और D के बीच से इस तीनों रेसिस्टेंस को हटा दें और एक ऐसा रेसिस्टर जोड़ दें कि उससे भी हो करके I करंट अगर सप्लाई हो तो वो जो न्यू कनेक्टेड जो रेसिस्टर है उसका जो रेसिस्टेंस है वो R1, R2, R3 का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहलाएगा। अब हम लोग इसी कॉम्बिनेशन को रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे ये मेरा पॉइंट A है। अब क्या करना है, ये तीनों R1, R2, R3 को हटाना है और एक दूसरा रेसिस्टेंस इस तरीके से ऐड कर देना है। ये मेरा पॉइंट D है। यहाँ पे वोल्ट मीटर को एज यूजुअल यहाँ जोड़ देंगे हम लोग और ये मेरा जैसे एमीटर लगा है ठीक वैसे ही वही कॉम्बिनेशन फिर से हम लोग यहाँ लगाएंगे। बस ये करना है, इस तीनों रेसिस्टर्स को हटा करके एक सिंगल रेसिस्टेंस जोड़ देना है। अगर इस फेज में भी अगर इंटेंसिटी ऑफ करंट अगर I है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो रेसिस्टर है ये इसका रेसिस्टेंस इस तीनों के इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स इस तीनों के इक्विवेलेंट बोलने का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट है। अब इस पेज में हम लोग लिखेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। अब देखते हैं हम लोग क्या कहता है ओम्स लॉ। हम लोग को पता है V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे V इंटू 1/R। ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 है। इक्विवेलेंट शो करने के लिए RE लिख देते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे लिख दिया RE। अब हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन 4 और 5 को, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। अब देखिए 4 के केस में क्या है, I इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 5 के केस में क्या है, I इक्वल टू V इंटू 1/RE, RE का फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस।
अब इस दोनों को कंपेयर जब हम लोग करेंगे तो I इक्वल टू आई है, तो राइट साइड वाला सारा पोर्शन राइट साइड वाले सारे पोर्शन के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे V इंटू 1/RE दिस इक्वल टू V इंटू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दोनों तरफ से V रिमूव करते हैं तो 1/RE दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दिस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर। अगर सपोज करते हैं कि अगर ढेर सारे रेसिस्टर्स R1 R2 R3 R4 Rn अगर ऐसा जुड़ा हो तो हम लोग 1/RE दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हम लोग बनाने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और हमको पता है कितने सारे रेजिस्टेंस है Rn है, दैट मीन्स लिखेंगे R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो वन, कहाँ तक 1/Rn तक। तो इस चीज को फाइनली अगर हम लोग बोलें तो बहुत सारे रेसिस्टर्स अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल सारे कंबाइंड रेसिस्टर्स के रेसिप्रोकल दैट मीन्स 1/R1 1/R2 रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होता है। चलिए एक दो छोटे छोटा न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। इस फॉर्मूला को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिया, ये एक रेसिस्टर है R1, यहाँ एक रेसिस्टर है R2 और ये एक रेसिस्टर है मेरा R3 जो कैसा है पैरेलल फॉर्म में जुड़ा हुआ है। अगर बोले R1 दिस इक्वल टू 5 ओम, R2 दिस इक्वल टू 10 ओम और R3 दिस इक्वल टू 20 ओम है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए ये मेरा हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20। हम लोग अगर इसका एलसीएम अगर ले लेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 20, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 10 से 20 में डिवाइड करेंगे 2 प्लस ये मेरा हो जाएगा 1, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7/20 किसके बराबर 1/RE के बराबर। तो इस केस में हमको बताइए अगर RE लिखें तो कितना लिखेंगे, तो ये मेरा उलट जाएगा और ये हो जाएगा 20/7 ओम। देखिए कितना आसान था ये। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक दूसरा प्रॉब्लम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ 24 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये हमारा एमीटर है, ये पॉइंट ए और बी के बीच में 3 ओम का रेसिस्टर है, सी और डी के बीच में 3 ओम का रेसिस्टेंस है, और बी और सी के बीच में 3 रेसिस्टर्स पैरेलल फॉर्म में जुड़े हैं और तीनों की इंटेंसिटी कितनी है, ये हमारा 6 ओम का है। तो हमको बताना है कि यहाँ से इसका टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा फाइनल, और दूसरा हमको ये बताना है कि एमीटर्स की रीडिंग कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं कहाँ, पॉइंट बी और सी के बीच में। ठीक है, तो बी और सी के बीच में चलो 6 ओम 6 ओम 6 ओम है। वैसे तो हम लोग इसका रूल पढ़ेंगे कि अगर आइडेंटिकल रेसिस्टर्स अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है वो R/N होता है। हम लोग जिस दिन न्यूमेरिकल्स इसके लिए स्पेशल पढ़ेंगे उस दिन ये सारे रूल्स को डील करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो BC के लिए मेरा क्या कहलाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यानी कि पॉइंट बी और सी के बीच के लिए। यह मेरा एलसीएम कितना ले लिया 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट मीन्स 3/6 और ये हो जाएगा 1/2 1/RE किसके लिए मेरा पॉइंट बी और सी के लिए। तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसके लिए लेंगे BC के लिए, तो ये 2 ऊपर 1 नीचे दैट मीन्स आ जाएगा मेरा 2 ओम। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम लोग ऐसे समझ लें कि ये मेरा अगर 3 ओम है, ये पहला वाला, ये पॉइंट मेरा A है, ये B है, तो इस तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मेरा कितना आएगा 2 ओम। यानी कि 6 ओम के तीनों रेसिस्टर्स को हटा दें तो मेरा इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाएगा, 2 ओम जोड़ देंगे तो मेरा वही करंट की सप्लाई आ जाएगी। और ये मेरा कौन सा पॉइंट है C, और फिर ये मेरा यहाँ है D, और इसका जो रेसिस्टेंस वैल्यू है वो मेरा है 3 ओम।
अब बताइए ए से डी तक के बीच में टोटल रेसिस्टेंस कितना लिखेंगे? तो रेसिस्टेंस हमारा ए टू बी, अब ये मेरा फाइनल है, तो 3 + 2 + 3 टोटल कितने हो गए? 8 ओम। 8 ओम, ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा? तो मेरा आ जाएगा 8 ओम। पहला हिसाब हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे कि पूछा है एमीटर्स की रीडिंग कितनी होगी, यानी कि कितना करंट की सप्लाई इसमें से हो रही है। तो हम लोग फिर लिखेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। थोड़ा सा इसको हम लोग हटाते हैं। देखिए यहां क्या है, यूजिंग ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू मेरे पास क्या होता है? आई आर, या फिर I इक्वल टू क्या लिखेंगे? V/R। पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई कितनी है वो निकालने के लिए तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोल रहे हैं? 24 वोल्ट। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूरे सर्किट का हमने कितना लाया? 8 ओम। तो ये 8 से डिवाइड कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा 3 एम्पियर का करंट। ये मेरा आंसर हो गया। अगले कुछ वीडियोस देखेंगे जिसमें ये भी हम लोग आपके पास लेके आएंगे कि अगर ऐसा है तो इस रेसिस्टर से कितना करंट का फ्लो हो रहा है, इस रेसिस्टर से कितना करंट का फ्लो हो रहा है, ऐसे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर के आएंगे। आज का वीडियो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।